उसकी सच्चाई क्या है, उसकी तह तक जाके सरकार जांच करवाए और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार है इसके लिए उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। 21 में भी देन डीजीपी मनोज यादव पर भी इसी तरह का आरोप लगाया था। न्याय की बात, देखो न्याय के लिए तो कोर्ट है। अगर सरकार आपको न्याय नहीं दे पाती है, अगर आपको ब्यूरोक्रेसी न्याय नहीं कर पाती है, पक्षपात करती है, तो न्यायालय है। हेल्थ यूनिवर्सिटी में भी आपको कास्ट को लेके 2 धड़े बने हुए हैं। आपका शासन में तो आप जैसे पॉलिटिक्स की तो आपने बात की, वहाँ पे तो जाति के आधार पे ही चुनाव होते हैं। नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, खास मुद्दे में हम एडीजीपी वाई पूरन कुमार की सुसाइड प्रकरण पे बातचीत करेंगे। लगातार इस मामले में नई नई बातें सामने आ रही हैं और जो सरकार और प्रशासन दोनों के लिए एक हैरान करने वाली बातें जो निकल के सामने आई है, वो अभी हम इसमें डिस्कस भी करेंगे और मीडिया में कुछ चीज़ें छन छन के आना शुरू भी हो गई है। और इसमें अभी लेटेस्ट जो बात अपडेट निकल कर आ रहा है वो वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत कुमार ने अभी आज शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और उसमें परिवार वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ऐसी उम्मीद है कि अमनीत कौर भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगी। सरकार की तरफ से कृष्ण लाल पवार को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो सारे मामले को संभालें। 2 बार वो अमनीत कौर से मिल चुके हैं और परिवार को राजी करने की कोशिश है कि दाह संस्कार जल्दी से जल्दी हो जाए। वाई पूरन कुमार चूँकि अनुसूचित जाति से थे, तो अभी अनुसूचित जाति के आईएएस और आईपीएस ऑफिसर जो हैं अब दबी जुबान में कहीं न कहीं उनके साथ भी पहले इस तरीके की प्रताड़ना की बातें सामने आई है। कई ऑफिसर तो अभी मीडिया के सामने भी आए हैं और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के समक्ष भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है जिसमें कि प्रताड़ना की बातें जो पहले किसी न किसी कारण से हुई है वो अब सीएम तक भी पहुंच गई है। और इसके साथ साथ हरियाणा काडर के सीनियर आईएएस ऑफिसर एसीएस डी सुरेश भी आज चीफ मिनिस्टर से मिलने की बात कही है और वो ये मांग कर रहे हैं कि डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर को अब तक क्यों नहीं हटाया गया और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, क्योंकि चंडीगढ़ में 14 अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज है जिसमें डीजीपी हरियाणा और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया का नाम भी है। वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत ने भी जो पहले जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें भी संशोधन की मांग की है। उसमें जो एफआईआर में एससी एसटी की जो धाराएं लगनी चाहिए थी, उनका आरोप है कि वो धाराएं नहीं लगी और जिन लोगों के नाम, जिन अफसरों के नाम एफआईआर में है वो क्रमबद्ध जो है कॉलम में होने चाहिए, वो रनिंग में एफआईआर में दिए गए हैं। तो पी जी देखिए, जैसे हम ना हरियाणा में जो कास्ट डिविजन्स है ना वो तो काफ़ी समय से रही हैं, लेकिन अभी रिसेंटली 2024 में भी कास्ट डिवीज़न जो चुनाव हुआ उसमें भी कास्ट डिवीज़न से ही मामला शुरू हुआ था। आपको याद है कि हिसार में किसी बड़े बुजुर्ग ने कुछ कह दिया था, अटपटासा जो गांव का एक स्वभाव होता है, गलत था। सांसद जो है कुमारी सैलजा के संदर्भ में कांग्रेस की सिरसा की सांसद हैं, उनके बारे में कुछ कह दिया था, वो बहुत बड़ा इशू बन गया था। बीजेपी ने इसको बहुत बड़ा इशू बनाया था और एक नैरेटिव सा गड़बड़ा गया था, क्योंकि लोकसभा में अलग नैरेटिव था, विधानसभा में अलग नैरेटिव था। और अब जो ये मामला ब्यूरोक्रेसी से संबंध हुआ है, मैं इसी में सत्सिंह जी एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। यहाँ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कुलपति थे अपने बीके पूनिया जी, प्रोफेसर बीके पूनिया, और उन पे ये आरोप लगे थे और एक लेटर जारी किया गया था, अननोन व्यक्ति की तरफ से वो लेटर जारी किया गया था और उन पर ये आरोप लगाए थे कि यूनिवर्सिटी में किसी एक जाति के लोगों को तवज्जो दी जाती है और एक ही जाति के जो प्रोफेसर है उनको बड़े पदों पर
कई कई जिम्मेदारी दी जाती है, जबकि जो दूसरी जाति के लोग हैं उनको परेशान किया जाता है। ये तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ। ऐसा ही मामला हेल्थ यूनिवर्सिटी में भी आपको कास्ट को लेके दो धड़े बने हुए हैं। आपका शासन में तो आप जैसे पॉलिटिक्स की तो आपने बात की, वहाँ पे तो जाति के आधार पे ही चुनाव होते हैं, टिकटें दी जाती हैं और मुद्दे बनते हैं। ये जो आईएएस आईपीएस जो ब्यूरोक्रेसी का जो मामला है ना सत्सिंह जी, ये बहुत ही अब जैसे जो निकल के सामने चीज़ें आ रही है वो बहुत ही गंभीर है। और जब आप ये देखिए ना, जो लोगों को न्याय देते हैं, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, जो लोग जनता जिनके दरबार पे सुबह दिन निकलने के तुरंत बाद उनके दरबार पे पहुंच जाती है, न्याय के लिए गुहार लगाती है, फरियादी हज़ारों की संख्या में जाते हैं हर ज़िले में, चंडीगढ़ में, सचिवालय में। तो अगर ब्यूरोक्रेसी में भी ये जातीय भेदभाव है, जैसा अब चीज़ें जो निकल के सामने आई है, तो आम जनता जो है वो किससे उम्मीद करे? और अगर उनको जाति के आधार पे न्याय मिलेगा, जाति के आधार पे उनकी शिकायतें सुनी जाएगी, जाति के आधार पे फरियाद जो है सुनी जाएगी, तो आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करेगा? सर, समझने वाली बात है, ये काम है सरकार का। सरकार को ऐसा प्रदेश में माहौल बनाना चाहिए। मैं कल ही स्टेटमेंट पढ़ रहा था बृजेंद्र कुमार की, जो सद्भाव यात्रा, इसी मुद्दे उनका एक मुद्दा ये भी है कि हरियाणा में जो जातीय डिविजन्स काफ़ी हो गए हैं, वो भी एक बार लोग इकट्ठा आए, जातीय जो डिफरेंसेस उनको बोले, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि पिछले 11 साल से बीजेपी सरकार में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा था। ये जो वाई पूरण कुमार का मामला हुआ है, ये उसकी एक बानगी है। अभी हरियाणा में और भी बहुत कुछ होना है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया मेवात का, नूह में कुछ इस तरह से बड़ा प्लान किया जा रहा था, लेकिन खाप पंचायतें बीच में आकर के उसको टाल दिया। 2016 में जो आरक्षण के नाम पर जो गदर मचा यहाँ पर, और शायद मुझे हम सबको पता है 3 दिनों तक प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं थी हरियाणा में। और उस समय भी ये आरोप लगाया गया कि भाई एक जाति स्पेसिफिक पुलिस में ज़्यादा है, इसीलिए सरकार कुछ चाहती थी, पुलिस ऑर्डर मानने को तैयार नहीं थी, इसीलिए प्रदेश जलता रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रदेश की जिम्मेदारी। और जहाँ तक न्याय की बात, देखो न्याय के लिए तो कोर्ट है। अगर सरकार आपको न्याय नहीं दे पाती है, अगर आपको ब्यूरोक्रेसी न्याय नहीं कर पाती है, पक्षपात करती है, तो न्यायालय है। देखो यहाँ ना वाई पूरण कुमार के केस में एक बड़ी सरप्राइजिंग और एक अभी तक बात समझ में ये नहीं है, इतना सीनियर ऑफिसर, इन्होंने 2021 में भी देन डीजीपी मनोज यादव पर भी इसी तरह का आरोप लगाया था। उस समय भी ये कंट्रोवर्सी में आए थे, यादवा के ऊपर जब लगाया था। अब जो है उन्होंने सुसाइड ही कर लिया। तो अगर उस लेवल पर जाकर भी अगर वो मानसिक अपना बैलेंस ठीक नहीं रख पाए, तो देखो चिंताजनक स्थिति तो है। आम जनता का क्या, जो रोज़मर्रा अपनी रोजी रोटी के कारण जूझ रही है, उनके परिवार में सैकड़ों समस्याएं हैं, अगर उनके साथ प्रशासन भी इस तरह से करेगा, और ये तो सीनियर टॉप मोस्ट ऑफिसर्स हैं बीजेपी सरकार के अंदर, हरियाणा ब्यूरोक्रेसी में, ये एक तरह से हुज हु ऑफ हरियाणा ब्यूरोक्रेसी है। चाहे वो आईपीएस ऑफिसर हो, जब डीजीपी का नाम आ गया, चीफ सेक्रेटरी का नाम आ गया, मैं ये कह रहा हूँ कि कौन बच गया? सत्सिंह जी, जब शत्रुजीत कपूर जी के पास एसीबी था, एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ थे, तो उस टाइम पर भी उन पे आरोप लगे कि ये स्पेशल जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अफसर हैं मतलब, उन पे उनको ही निशाना बनाया जा रहा है, करप्शन के मामले में उनको फंसाया जा रहा है। एक तो आईएएस ऑफिसर तो ऐसे हैं जिन पे करप्शन के आरोप लगे, गिरफ्तार भी हुए, बाद में कोर्ट से बहाल हुए। तो उन्होंने राष्ट्रीय जो अनुसूचित आयोग है वहाँ पे भी शिकायतें की, वहाँ पे भी न्याय के लिए गुहार लगाई। तो ऐसे कई ऑफिसर हैं, हम नाम तो अभी लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि ये मामला जो है यो जाति के आधार पे या किसी उस पे जाए। ये मामला हम तो ये चाहते हैं कि जो वाई पूरण कुमार ने जो सुसाइड किया है उसकी सच्चाई क्या है, उसकी तह तक जाके सरकार जांच करवाए, और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार है इसके लिए
उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कार्रवाई की बात आपने कही, मुझे नहीं लगता कि कार्रवाई इतना जल्दी होगी, क्योंकि एक तो मामला ये है कि इतना सेंसिटिव मैटर है। अब अगर उन्होंने एफआईआर में सुसाइड नोट में नाम लिखा है तो सबसे पहले जांच होनी चाहिए, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच में लगता है समय। अब सवाल जो अमनीत कुमार जो एक बार बार उठा रही, वो कह रहे कि ये लोग इतने पावरफुल हैं जिनके नाम सुसाइड नोट में लिखे गए हैं, अगर ये पद पर बने रहे तो ये कुछ भी कर जांच प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने डीजीपी को और रोहतक एसपी को सस्पेंड करने की बात कही है, और अरेस्ट की भी उन्होंने बात कही है। और उन्होंने, जैसा आपने कहा, जो चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर 11 के अंदर जो एफआईआर दर्ज की है उस पे भी उन्होंने सवाल उठाए हैं कि इसको अमेंड तरीके से, प्रॉपर तरीके से, जो जिस कैटेगरी में जो चीज़ें आएंगी, एक्यूज्ड का नाम आएगा, वो उसी तरीके से हो, ताकि बाद में जब केस आगे बढ़े तो उसमें कोई लूप होल की वजह से कोई दोषी बच ना पाए। लेकिन इसमें सतसिंह जी एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा। देखो, ये जो एफआईआर हुई है ये चंडीगढ़ पुलिस ने की है, और चंडीगढ़ में जो पुलिस के जो डीजीपी हैं वो अपने हरियाणा से ही हैं, अपने हुड्डा साहब हैं। तो अभी तक जैसे प्रेस के सामने कोई स्टेटमेंट जो है चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी या किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर की तरफ से अभी तक इस पूरे प्रकरण में कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है। केवल एफआईआर हुई है, और हरियाणा सरकार की तरफ से ही ये जो चीज़ें अभी तक जो है, चाहे वो पीड़ित परिवार से मिलने की बात हो, मुख्यमंत्री साहब वहाँ पे गए, उनके परिवार से मिले, उनको भरपूर आश्वासन भी दिया कि जो भी इसमें सच्चाई होगी निष्पक्षता से जांच की जाएगी, उसमें हम करेंगे। विपक्ष भी इसमें पूरा जोर लगाए हुए हैं, जैसे कांग्रेस की जो विधायक है झज्जर से गीता भुक्कल, वो भी परिवार से मिली है। और जैसा आपने अभी जिक्र किया, कृष्ण लाल पवार जो मंत्री है हरियाणा सरकार में, उनको भी एक पूरी जिम्मेदारी दी है कि जो पीड़ित परिवार है इसको पूरा न्याय मिले, और जैसा वो चाहते हैं वैसे जांच हो, ताकि उनको यूँ ना लगे कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कोई आदमी जांच को प्रभावित कर रहे हैं, या भाई जो उनको न्याय की लेके, जैसे आपने बात की कि वो बहुत ही पावरफुल अफसर हैं जो सरकार को चलाते हैं, बड़े पदों पर बैठे हैं, तो वो जब तक पदों से नहीं हटाए जाएंगे तब तक जांच जो है वो सही तरीके से और निष्पक्ष रूप से नहीं हो सकती। सही बात है, लेकिन इसमें ना आज जैसे कि हम रिसर्च कर रहे थे इस सारे मुद्दे में कि भाई इसमें क्या होगा, एक और नया एंगल जुड़ गया है, और वो नया एंगल जुड़ गया है कि इस तरह से मतलब आरोप लग रहे हैं कि जो पीड़ित था वाई पूरन कुमार, उसके ऊपर भी मतलब दबाव इतना अधिक था कि एक गैंगस्टर का एंगल भी सामने आया है कि जितने भी एससी समाज के अफसर हैं, चाहे वो आईएएस है, चाहे वो आईएएस है, एससी समाज के जो अफसर हैं उनको गैंगस्टरों से धमकाया जाता। अब ये आरोप अपने आप में इतना बड़ा है क्योंकि गैंगस्टरों के खौफ से जितने भी बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर्स हैं, बाकी शिक्षित शरीफ आदमी हैं जो कुछ भी प्रभाव रखते हैं, सभी हरियाणा में परेशान हैं। और हरियाणा बीजेपी सरकार ने भी गैंगस्टरिज्म को ख़त्म करने के लिए, गुंडों को ख़त्म करने के लिए स्पेशल तरह के पोस्टर रिलीज़ किए, और नायब सैनी ने कहा या तो प्रदेश छोड़ जाओ या फिर आप बदमाशी छोड़ दो, मतलब तरह तरह की उन्होंने बड़ी ब्रांडिंग करने की कोशिश की। लेकिन जब ये अफसरों की तरफ से ये आ रहा है तो इसका मतलब स्थिति इतनी विकट है हरियाणा के लिए कि हरियाणा में रहना दुभर होने वाला है। सबसे बड़ी बात ये है कि पहले कोई भी क्रिमिनल चाहे वो कितना भी बड़ा गैंगस्टर हो, कितना भी बड़ा उसका नाम क्यों ना हो अपराध की दुनिया में, लेकिन पुलिस से पंगा नहीं लेते थे। कोई भी गैंगस्टर है, कोई भी क्रिमिनल है, कोई भी अपराधी है, वो पुलिस से कभी पंगा उन्होंने कभी नहीं लिया। और पुलिस के छोटे अफसर से लेके बड़े अफसर तक उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो पुलिस को उल्टा सीधा बोल सके या उनको आंखें दिखा सके। लेकिन जो अब आप बात कर रहे हैं कि आईपीएस रैंक के ऑफिसर को भी अगर कोई गैंगस्टर धमकी देता है, हालांकि ये बात अभी सामने नहीं आई है, ये केवल अभी तक चर्चा में आई है सूत्रों के हवाले से, कुछ मीडिया वाले इसको कुछ जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं उन्होंने अभी
दबी जुबान में ये आरोप लगाए हैं कि भाई ऐसा कुछ गैंगस्टरों से धमकवाया गया है और उनको प्रताड़ित किया गया है। अगर ये बात सच है तो ये हालात वास्तव में जो है बहुत ही भयावह स्थिति है प्रदेश की, और आम जनता के लिए तो फिर कोई जगह कोई ऐसी सुरक्षित ही नहीं है कि वो अपने आप को, अगर किसी ने किसी का कुछ बिगाड़ना है या किसी का नुकसान करना है तो फिर राम भरोसे पे है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जब डीजीपी के ऊपर आरोप हो, एफआईआर हो, और टॉप मोस्ट आईएएस आईपीएस के मतलब आप ये मानिए एफआईआर हो, तो जांच कौन करे? जांच करने वाला मैं ये मानता हूँ प्रभावित हुए बगैर रहेगी नहीं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सबके संपर्क में, सबके नज़दीकी हैं, कोई ना कोई जानकारी में कभी साथ बैठ के डिनर करने वाले हैं, लंच करने वाले हैं, चाय पीने वाले हैं, आपस में सुख दुख में शामिल होने वाले हैं। ऐसे में जांच कौन करे? कोई जूनियर रैंकिंग पुलिस ऑफिसर की तो हिम्मत नहीं कि वो डीजीपी जैसे सरीखे, और वो भी इतने मजबूत डीजीपी के खिलाफ कोई भी देखो, इसमें जो आम जनता भी चाहती है और शायद पीड़ित परिवार भी यही चाहता है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो या तो सीबीआई से हो या जुडिशियल जांच होनी चाहिए, ताकि इसमें जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर है या ब्यूरोक्रेसी है उसका इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ही कम हो या बिल्कुल ही ना हो, तो इस पूरे मामले की तह तक जा सकते हैं और इस मामले की जांच जो है तभी निष्पक्ष कही जा सकती है। लेकिन ओपीजी एक छोटा सा केस भी अगर सीबीआई के पास चला जाता है तो 15-17 साल लग जाते हैं। इतना हाई प्रोफाइल मामला अगर सीबीआई के पास चला गया तो मैं ये नहीं मानता कि 100 साल से पहले ये कंप्लीट होगा, क्योंकि इतने सारा चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इतनी सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं और इतने प्रभावशाली लोग इसमें नामित हैं, तो कम से कम सीबीआई सॉल्व कर सकती है। नहीं, इसमें इस मामले की जांच जो है वो जल्दी भी हो सकती है और जो दोषी लोग हैं उन पे कार्रवाई भी की जा सकती है अगर दोषी है तो। ये पूरे देश में एक पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा तो सरकार इसकी जांच भी बहुत जल्दी करवा देगी और सीबीआई भी जो है पूरे एक्शन मोड में आ जाएगी, क्योंकि आज आप देखोगे कोई भी जो मामला है वो जब तक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनता, कोई चुनाव नज़दीक नहीं होते, तब तक उस मामले को जो निपटारा है या उस मुद्दे को जब तक ठंडा नहीं किया जा सकता, जब तक पॉलिटिकल मामला सामने ना आए या चुनाव नज़दीक ना हो। देखो, जहाँ तक पॉलिटिकल इशू की बात करी, सबसे पहले हरियाणा में पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट आती है वो अम्बाला एमपी वरुण मोलाना की आती है, फिर उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, रणदीप सुरजेवाला की, ब्रजेंद्र सिंह की, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, इनकी स्टेटमेंट आती है। और जहाँ तक चीफ मिनिस्टर की बात है तो वो परिवार से मिलने खुद ही खुद उनके घर गए, संवेदना प्रकट करने के लिए 2 घंटे के करीब उनसे मुलाकात हुई और आश्वासन भी दिया। मंत्री कृष्णलाल पवार वो तो लगातार उनके साथ संपर्क में है, पूरे परिवार से भी, और इस पूरे मैटर को देख भी रहे हैं, उनके साथ बने ही हुए हैं। लेकिन बात एक्चुअली मामला एक तो हाई प्रोफाइल हो गया, और मैंने जैसे कहा ना कि जिनका नाम है ये वो लोग हैं जो सबके साथ उठते बैठते खाते पीते हर सुख दुख में मिलने वाले लोग हैं, तो नाम तो किसी का हो सकता है। देखो, हरियाणा इंडिया में ना आरोप किसी पे भी लग सकते हैं, खास करके जब आप बड़ी कुर्सी बैठे किसी के ऊपर। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री पर आरोप नहीं लगे। आप ये बताइए कि ऐसा प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर होता है डेमोक्रेसी में, तो आरोप तो किसी पे भी लग सकते हैं, आरोप लगने से कुछ नहीं होता। अब इसमें जो जांच के लिए जो टीम बनेगी सत सिंह जी, उसमें भी देखना होगा कि किन लोगों को जांच कमेटी में शामिल किया है, क्योंकि मामला अनुसूचित जाति से जुड़ा हुआ है तो जांच में अनुसूचित जाति का भी एक ऑफिसर होगा, अदर कास्ट के भी उसमें ऑफिसर होंगे। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि अब ये मामला जो है ना बहुत ही हाई प्रोफाइल हो चुका है, तो हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। जांच एजेंसी में कौन कौन लोग शामिल है, क्या वो पृष्ठभूमि देखी जाएगी ऑफिसर की, जांच ऑफिसर की, फिर वो हरियाणा से संबंधित है या चंडीगढ़ से संबंधित है या किसी और स्टेट से संबंधित है। मतलब अब ये मामला जो है ना इतना आसान है नहीं जितना दिखाई दे रहा है जी। तो साथियों, आपको क्या लगता है, वाई पूरन कुमार एडीजीपी जिन्होंने अभी हाल ही में 2 दिन पहले सुसाइड किया है और 14-15 आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का
को जिम्मेदार ठहराया है। उनकी पत्नी पी अमनीत कुमार भी लगातार सरकार पर दबाव बना रही हैं कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जल्दी कार्रवाई हो, उसके बाद ही दाह संस्कार किया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या कभी वाई पूरण कुमार को न्याय मिल सकेगा? लेकिन इसके साथ साथ जांच पूरी तरह से पारदर्शिता हो और उसके अलावा जल्दी हो, ताकि ये मामला लोगों की समझ में आ सके और न्याय सिर्फ होना, न्याय होते हुए भी दिखाई दे। नमस्कार।